हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज अलग सुबह सिंध का शहर है घोटकी, उसके नज़दीक एक खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस पहले डिरेल हुई। उसकी दो बोगियाँ जो हैं वो 7 वाली पटरी पर जाके गिरी और 2 मिनट 40 सेकंड के बाद वहाँ से सर सैयद एक्सप्रेस गुज़री, जो सीधी टकराई उन बोगियों से जो उस पटरी पर पड़ी हुई थी। इस हादसे में इत्तलात के मुताबिक अब तक 50 लोग जाँ बाग हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और एक दफ़ा फिर सवाल उठ गया है रेलवे सेफ्टी के बारे में, मगर जो हुकूमत का रिएक्शन है हस्बे मामूल वो एक तो ये है कि जी ये सब कुछ पिछली हुकूमतों का किया धरा है, मगर जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं फिरदौस आशिकावान, उन्होंने आज की बात की। पहले उसको सुन लीजिए। इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी ना किसी हादसे का शिकार होता था। आपको जी, शुक्र वो करना साहब। चाहिए कि सिर्फ 50 लोग मरे हैं, ना शुक्र होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इससे पहले क्या कहा इन्होंने, इससे पहले कि इस साल का ये पहला हादसा है। लेकिन उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पहले तो हर दूसरे दिन या हर दूसरे हफ्ते या ऐसे कुछ होता था, लेकिन अब नहीं होता। हर दूसरे रोज, सॉरी, अब नहीं होता, अब नहीं होता। यार ये या तो ये आज़ाद शुमार झूठे हैं या फिरदौस आपा जो हैं वो उनको ज़ाहिर है कि एक फ्रेम के अंदर जो मालूमात हैं वो हैं। ये जो पीटीआई का दौरे हुकूमत है अगस्त 2018 से शुरू होता है आज तक। अगस्त 2018 से जून 2019 तक 10 महीने हैं, 10 महीने। उसके अंदर छोटे बड़े 70 हादसात हुए। शेख रशीद साहब जो हैं वो वज़ीर रेलवे थे। कुल मिला के अब तक पिछले 3.25 साल में 74 के नज़दीक काबिले ज़िक्र हादसात हो चुके हैं। अच्छा, जो रेलवे रिकॉर्ड है, ये मैं प्रेस की बात नहीं कर रहा, रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक 2012 से 17 तक 5 साल में 751 छोटे बड़े हादसात हुए रेलवे के। औसत बनती है सालाना 125 हादसात। तो ये कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है वो है फलाना। अच्छा, इस साल का भी पहला हादसा नहीं है। मार्च में जो है कराची एक्सप्रेस डीरेल हुई। अच्छा देखिए, स्क्रिप्ट वही रहती है। हाँ। अच्छा, बड़े हादसे में बता दूं इनके जी, सिर्फ पीटीआई दौरे हुकूमत में जुलाई 2019 में रहीम यार खां के नज़दीक विलहार स्टेशन है, वहाँ पे अकबर एक्सप्रेस एक खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई। 21 हलाकतें हुई और 85 ज़ख्मी हुए। नवंबर 2019, अगेन मौजूदा हुकूमत के दौर है, रहीम यार खान के नज़दीक तेज़ गाम में आतिशज़दगी हुई थी, 74 हलाकतें हुई थी। और अगेन फरवरी 2020 में रोड़ी में पाकिस्तान एक्सप्रेस और एक मुसाफिर बस में तसादुम, इसका मतलब है फाटक भी नहीं होगा, तो 22 हलाकतें हुई थी। ये तो हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। अब मसला ये है कि यहाँ एक बड़ी पुरस्रार चीज़ नज़र आती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो ट्रैक के जो सेक्शंस हैं जिनको मैं बरमूदा ट्रायंगल का नाम देता हूँ कि या बाद में बात करूँ, आप कर मेरा ख्याल है कि पहले जो रेलवे चेयरमैन साहब हैं उनकी भी हम बात सुन लेते हैं, क्योंकि अगेन आप लिस्ट बना रहे थे, उसमें से जाहिर है आप सब हर एक एक्सीडेंट पर नहीं बात कर सकते, राइट। एक और हुआ था जुलाई 2020 में, जिसके बाद वजीर आजम साहब का हस्बे मामूल जो स्टैंडर्ड एक ट्वीट आती है कि जी सेफ्टी ऑपरेशनल सेफ्टी SOPs विल बी रिव्यूड इमीडिएटली। अब जाहिर है कि जब आज का हादसा हुआ तो मुख्तलिफ चैनल्स पर और जियो न्यूज़ पर भी जो रेलवे चेयरमैन साहब हैं उनसे भी यही सवाल किया गया कि जी ये कैसे होता है। और जैसे अभी वसत जिसका इशारा था, ये वो सेक्शन है ट्रैक की जिस पर बार बार इस तरह के और अब तक के जो बड़े हादसात हुए हैं वो भी इसी ट्रैक पर। सक्खर डिवीज़न के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं रेलवे के लतीफ़ साहब, उन्होंने ख़त लिखा था 1 महीने पहले और इस बात की निशानदेही की थी कि सिर्फ सक्खर डिवीज़न का जो ट्रैक है
वो कम से कम 13 जगह से कमज़ोर है। 250 किलोमीटर का ट्रैक है। 250 किलोमीटर का ट्रैक है। मगर बात सिर्फ सक्खर डिवीज़न की नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हसनैन, डॉन अखबार के सहाफ़ी हैं, रेलवे को देख रहे हैं, बड़े कई सालों से देख रहे हैं। तो वेलकम टू द शो खालिद। बताइए पहले तो ये ट्रैक किस कदर ख़राब है, कहाँ से कहाँ तक ख़राब है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले अभी फरदौस आशिक अवान साहबा बात कर रही थी कि इसका ये पहला हादसा है इस साल का। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला हादसा नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज़ के अपने ही हैंड आउट के मुताबिक जो उन्होंने पिछले दिनों जारी किया था, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान रेलवे में जनवरी से लेकर मई तक इस साल 64 हादसा हो चुके हैं, जिसमें मोस्टली ड्रेलमेंट्स हैं। और ड्रेलमेंट्स भी मोस्टली जो होती हैं इसी पोर्शन में होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आपका बहावलपुर से ऑनवर्ड हैदराबाद तक का जो सेक्शन है, बरास्ता आपका रहीम यार खान और सक्खर डिवीजन, ये सारे का सारा इस वक्त इसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और इसको आज से इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये गुज़श्ता कोई 4-5 सालों से इसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। 2014 में इस पर कुछ पैसे लगे थे और इसको कुछ इस हालत बना दिया गया था कि यहाँ पे कुछ अच्छा आपका ऑपरेशन जो है स्मूथ चल सके। लेकिन उसके बाद ये 3-4 साल के बाद फिर इसकी जो एक उसकी कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। और इस गवर्नमेंट में 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसकी तरफ नहीं तवज्जो दी और एक्सीडेंट एकदम टप किए। और 2019 में, सिर्फ 2019 में 100 हादसा हुए हैं, जिसमें मेजर एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 100 से ऊपर उसमें हलाकतें भी हो चुकी हैं। तो इसको जब तक इमीडिएट रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपकी ये हलाकतें होती रहेंगी। मुझे समझ नहीं आता कि अभी चेयरमैन साहब ये बात कर रहे थे कि हम ML1 का इंतज़ार कर रहे हैं और कि वो आए और वो लोग कहें कि ये क्या होगा, वो पूछेंगे कि जी आपने इस पे ऐसा पैसा क्यों लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ML1 ने 8 से 10 साल में मुकम्मल होना है। 8 से 10 साल उसको लगे हैं और अभी तक मेरी इतला के मुताबिक उसका फाइनेंशियल मॉडल एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने अप्रूव नहीं किया। जब उसकी अप्रूवल आएगी उसके बाद इसके टेंडर्स होंगे, इंटरनेशनल टेंडर्स होंगे, बिडिंग होगी, प्रोसेस होगा, उसमें भी कम से कम 6 महीने से 1 साल मजीद चाहिए, अनलेस कि वो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मॉडल उसका अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड होगा, फिर उसकी लॉन्चिंग होगी, फिर काम स्टार्ट होगा। तो मेरी समझ में नहीं आती, जब पिछले आप इनके सवाती साहब के प्रेडिसेसर शेख रशीद साहब भी थे, उन्होंने बहुत इस पर फोकस किया हुआ था कि जी ML1 वो हर वक्त ML1 का आपने सुना होगा कि हर वक्त ML1 की बातें करते थे। तो उनकी बातों से ये जाहिर होता था कि शायद कोई ML1 को 1.5 साल का प्रोजेक्ट है कि वो 1.5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो 8 से 10 साल उसको लगेंगे। तो अगर इस पर 5 से 10 अरब लगा के इस पोर्शन को रिप्लेस कर दिया जाए और वो जो ML1 में ये जो पोर्शन है वो पहले बना लिया जाए और गवर्नमेंट अपनी इक्विटी के तौर पर इसमें पैसे लगा दे, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन आज भी तो आपकी बात हुई आजम स्वाति साहब से, उन्होंने भी ये मंत्रा जो ML1 वाला वही बोला। जी, उन्होंने भी ये कहा। मेरी आज उनसे बात हुई थी और मैंने बड़ी डिटेल से बात की। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस तमाम वाक़े की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप जब अपोजिशन में थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब और आप उस वक्त के वज़ीर के वजीफ़े का मुतालबा करते थे जब कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता था, तो आप रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने इस बात का मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं और मेरे सीनियर अफसर तमाम इस चीज़ के वाक़े के ज़िम्मेदार हैं और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूँ। तो ML1 के हवाले से उन्होंने क्या कहा? ML1 के हवाले से उन्होंने कहा कि जी देखें कि ये जैसे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि अब इस पोर्शन को ठीक करेंगे तो इस पे भी 25 से 30 अरब लग जाएंगे। तो वो ML1 में लगाएंगे तो वो लोग के वो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आपने इधर जब लगा दिए पैसे तो आप ML1 का इंतज़ार कर लेते। और यही बातें शेख रशीद साहब कहते रहते थे कि ML1 की इंतज़ार में हमने इस पोर्शन को ठीक नहीं किया। मुझे समझ ये नहीं आती कि जब ये हर चीज़ को एडमिट करते हैं कि ये ज़रूरी है तो इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल में क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं कि जब ये डीरेल होती है मिल्लत एक्सप्रेस और जब सर सैयद एक्सप्रेस उससे आके टकराती है, उसके दरमियान तकरीबन 3 मिनट का वक्फा था, तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हुई, सिग्नल नहीं चले, क्या हुआ कि किसी ने ये तवज्जो ही नहीं दी कि वहाँ से दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है?
देखिए मेरे ख्याल में वो जो टाइम मार्जिन है ना वो बहुत कम था। ओके। जाहिर है जब वो उसकी जो पिछली बोगीज़ हैं वो ड्रेल हो के वो साथ वाले जो डाउन ट्रैक पे जब गिरी हैं तो वो होता ही है कि जब भी कोई ट्रेन की बोगीज़ एक दूसरे से अलहदा होती हैं या गिरती हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाती है इंजन की। तो जब वो अप्लाई हुई है ब्रेक तो मैं ये नहीं समझता कि ड्राइवर ने खुद उसको रोका होगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है ब्रेक। तो जब वो अप्लाई हुई है ब्रेक तो जब गाड़ी रुकी है तो उसने पीछे देखा होगा तो उसको पता चला होगा कि ये तो 2-3 जो कोचेज़ हैं वो तो ड्रेल हो गई हैं और गिर पड़ी हैं। फिर उसने मेरी आज ट्रेन ड्राइवर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शम्स परवेज, सेंट्रल चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारे ड्राइवर ने 2-3 मिनट के अंदर अंदर फौरी तौर पे इतला दी, नेक्स्ट स्टेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको इतला दी, कंट्रोल को इतला दी, लेकिन सुबह रात का अंधेरा था। मीनवाइल जो थी सर सैयद एक्सप्रेस वो वहाँ से चल पड़ी थी और वो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई कॉशन भी नहीं था कि यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट भी नहीं थी कि 50 किलोमीटर से जाना है, 40 किलोमीटर जाना है। ही बस एट द रिक्वायर्ड स्पीड वो 120 थी या 100 थी, ये तो वो जो ब्लैक बॉक्स है उससे पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड क्या थी, तो उसने उसको फिर हिट किया। तो अब जो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं पब्लिक कर दूंगा, जो कि हर हादसे के बाद हर मिनिस्टर यही बात करता है। इवेंचुअली जो पिछले हादसात होते रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, हर एक की रिपोर्ट इवेंचुअली जब आती है तो वो किसी पे मलबा डाल के, और जो रूट कॉज है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि ट्रैक का मसला है, और वुस्से साहब आप भी गालिबन सुल्तान सिकंदर साहब जो अभी साबिक वो थे, तो वो उस हवाले से क्यों नहीं इस बारे में बात होती? रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में है, आप वहाँ जाते भी हैं, तो क्या इस बारे में बिल्कुल कोई डिस्कशन ही नहीं होती, या सब कुछ ML1 पे ही छोड़ दिया गया है कि ML1 आएगी तो तब का तब देखा जाएगा? ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आई थिंक डिस्कशंस की हद तक हैं। ये सिर्फ ज़ैदी साहब ये सिर्फ मसला सिर्फ अब रेलवे ट्रैक का नहीं है, इसके साथ और भी 2-3 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। ये इस पूरे ट्रैक का इस वक्त जो इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप जो ट्रेन जो होती है सामने से आने वाली ट्रेन से नहीं टकराती, वो साइड पे उसको जैसे आप वो उर्दू में कांटा बदलते हैं, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, वो बिल्कुल ख़राब है। उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं, ट्रैक की वजह से हो चुके हैं। इनका रोलिंग स्टॉक जो है वो 60 to 70% वो बिल्कुल आउटलिव्ड हो गया है। इन्होंने अभी तक बड़े मेजर कामों के लिए आप यकीन करें कि सिर्फ टेंडर्स किए हैं, अभी तक इन्होंने प्रिक्योरमेंट नहीं स्टार्ट की पिछले 2-2.5 साल के अंदर। कम अज़ कम इन्होंने 800 नई गुड्स वैगन्स खरीदनी है, को 250 से 300 इन्होंने नई पैसेंजर कोचेस खरीदनी है। उनके अभी तक टेंडर्स नहीं हुए, उनमें अभी तक उसकी एवेल्युएशन नहीं हुई, अभी तक उस पर 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। जब प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो फिर आगे क्या आप तवक्को करेंगे कि ये भी ठीक हो जाएगा? तो खालिद हमारे साथ ही रहिएगा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। आज के हादसे के तनाजुर में हम रेलवे की हालत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ डॉन अखबार के लाहौर के नुमाइंदे खालिद हसनैन साहब हैं कि जिनकी बीट ही रेलवे है। खालिद हसनैन ने पिछले सेगमेंट में कहा कि इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी जो कांटा है वो भी एक फैक्टर है, और बिलखुसूस ये जो सखर डिवीज़न है इसके ट्रैक में सखर डिवीज़न जो रोड़ी से शुरू होकर खानपुर तक 250 किलोमीटर की लंबाई में है। मैं इसको रेलवे की बरमूदा ट्रायंगल कहता हूँ। इस 250 के ट्रैक को क्यों कहता हूँ कि 1969 से अब तक अगर मैं 52 साल का आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो जितने भी बड़े बड़े हादसात हुए हैं उनमें से आधे सिर्फ इस 250 किलोमीटर के रेडियस में हुए हैं। मसलन जून 1969 में लियाकतपुर में यही सिलसिला हुआ कि मुसाफिर ट्रेन टकरा गई खड़ी ट्रेन से, 80 हलाकतें हुई 1969 में। उसके बाद जून 1990 में पन्नू आकिल के करीब सांगी एक स्टेशन है, वहाँ 2 ट्रेनें टकराईं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूनी हादसा था जिसमें 350 हलाकतें हुई थी 90 में।
फिर अगले बरस जून 1991 में यही पन्नू आकिल घोटकी के दरमियान एक मुसाफिर ट्रेन खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई। अगेन इंटरलॉकिंग सिस्टम के मसाइल, 100 से ज़ायद हलाकतें हुई। फिर उससे अगले साल 92 नवंबर में घोटकी रेलवे स्टेशन पे मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 54 हलाकतें हुई। जुलाई 2005 सक्खर से 50 किलोमीटर परे सरहद रेलवे स्टेशन है, वहाँ दुनिया का सबसे यूनिक हादसा हुआ। वो यूनिक हादसा ये था कि कोयटा एक्सप्रेस ने खड़ी हुई कराची एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। तेज़गाम आ रही थी, वो जो उलट गए थे डिब्बे, उनसे टकरा के तेज़गाम भी जो है उलट गई। तीनों गाड़ियों में 3000 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, लेकिन उस हिसाब से हलाकतों का रेशो कम है। 110 हलाकतें हुई, 170 ज़ख्मी हुए। ये भी इसी ट्रैक पे है। पिछले सेगमेंट में मैं पीटीआई के दौर में वलहार का हादसा और ख़ुद रहीम यार ख़ान का हादसा और रोडी के करीब जो हादसा है उसमें 100 अफराद की हलाकत की। आप ये जो एक बरमूदा ट्रायंगल का ट्रैक है, सबको पता है कि मोटी मोटी चीज़ें यहाँ क्या हैं, बदलना है। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये इसने भी बताया, खालिद हसनैन ने भी, कि 5 से 10 अरब रुपए का खर्चा है जो आप लांडी से लेके और भावलपुर तक का जो ये ट्रैक है, इसमें ये बेसिक चीज़ें ठीक कर सकते हैं। 10 अरब रुपए की क्या औकात होती है? मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, रुपए की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि चूँकि हम चूँकि दूसरे पे डालने के आदी हैं, लिहाजा आधा ब्लेम हम साबिक हुकूमतों पे डालते हैं और आधा हम ML1 और CPEC की उम्मीद के शक्ल में डालते हैं कि हम मामू जान आएंगे, वो खाना लाएंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। इन द मीनटाइम आप भूख से आजकल कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सिकंदर सुल्तान साहब। सिकंदर सुल्तान साहब कुछ अरसे पहले तक शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर थे और ये जो हैं ये सेक्रेटरी थे रेलवे के। उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से बताया, एक अखबार में मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, कि ये जो कुछ ये बीमारी यूँ है कि 23,000 के लगभग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी असामियाँ खाली थी। अच्छा, उसमें जाहिर है कि जो भर्तियाँ हुई, आपको पता है हमारे यहाँ भर्तियाँ कितनी ट्रांसपेरेंट होती हैं, सियासी हवाले से भर्तियाँ होती हैं। तो शेख रशीद के दौर में कुछ भर्तियाँ हुई हैं। सिकंदर सुल्तान सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि इंसानी गफलत, हम क्या कहते हैं ड्राइवर की गलती, फलाने की गलती, उन्होंने कहा जी इंसानी गफलत से ज़्यादा जो सिस्टम की शिकस्तगी है, जो थक चुका है सिस्टम, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ इंसानी गफलत भी है, तो मामला दो आतशा हो जाता है। अभी जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, जो रेलवे को लाहक बीमारियां हैं, ये एक लुटा हुआ शहजादा है। रेलवे जो है पाकिस्तान की तारीख में अब भी अमीर है, अब भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, इसके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन गिद्ध और मफादात जो है इसको नोच नोच के खा गए हैं। वक्त मिला तो उस पर भी बात करेंगे। आपने कहा कि शेख रशीद साहब ने वो जो असामियाँ पुर करने की कोशिश की थी, तो उसका स्कैंडल यही आया था कि उन्होंने बेशतर असामियाँ अपने ही हल्के की जो है ना, अपने हल्के से पुर करने की कोशिश की थी, जिस पे कोर्ट ने फिर एतराज़ भी किया था। खालिद, आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है, या इस हादसे के बाद कोई होश आएगा, या फिर ML1 ही होगा? तक ही बैठे रहे। देखिए, बात यह है कि बेहतरी की गुंजाइश तो आ सकती है, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ 6 महीने से 1 साल चाहिए। अगर मौजूदा हुकूमत वाकई चाहती है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी जो है पाकिस्तान रेलवेज़ की टॉप प्रायोरिटी पे है, अगर ये 8 से 10 अरब रुपए इसकी मैसिव रिपेयर मेंटेनेंस पे लगा दें, सिर्फ ट्रैक पे जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ, तो मैं आपको बड़े वाज़ह तरीके से बता रहा हूँ, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि 60 से 70% हादसा जो हैं, और ख़ास तौर पे ये जो डेथ ट्रैक है, जिसको पाकिस्तान रेलवेज़ इस पूरे पोर्शन को डेथ ट्रैक कहता है, इस पे ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट भी जो हैं वो भी इसी ट्रैक पे, और नॉन फैटल एक्सीडेंट भी इसी ट्रैक पे हैं। तो 8 से 10 अरब रुपए 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर ये लगा दें, चाहे 15 भी लग जाए, इसमें क्या हर्ज है कि आप किसी प्रीशियस इंसानी लाइफ्स को बचा सके, पैसेंजर्स की लाइफ्स को बचा सके। तो ये अगर कर दें तो क्यों ये ML1 का इंतज़ार करते हैं
क्यों ये इस तरह की बातें करते हैं? तो इनको चाहिए कि उस पर गौर ना करें, फोकस कर ले और ज़्यादा ट्रेनें डालने की बजाय, जैसे शेख रशीद साहब ने लास्ट दफ़ा यही किया था कि जब आए थे तो उन्होंने इस पे फोकस करने की बजाय ज़्यादा ट्रेनें डाल दी थी, ज़्यादा ट्रेनें इंडक्ट की थी, कोई 40 से 30 से 40 ट्रेनें नहीं चलाई थी, जिसकी वजह से इस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा मज़ीद लोड बढ़ गया था और एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ गई थी। तो लिहाजा इनको उस पर फोकस करने की बजाय ये चाहिए कि इस ट्रैक को इमीडिएटली ताकि हादसा से बचा जा सके। आपने बड़ी तफसील से बताया और होपफुली शायद इस दफ़ा हुकूमत जो है इस डेथ ट्रैक, जैसे हमारे नुमाइंदे ने कहा, उस पर तवज्जो देगी। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। बहरिया टाउन, ये वो नाम है जो आपने सिर्फ इश्तहारों और डॉक्यूमेंट्रीज़ पे सुना होगा मीडिया में, जो इस तरह दबा के चलती हैं जब भी कोई बहरिया टाउन की कोई कंट्रोवर्सी आती है। और ये आज की नहीं है, कराची में बहरिया टाउन जब बना उस वक्त से कंट्रोवर्सी चली कि ये जो जिस ज़मीन पे बना है उसमें कई गोट हैं वहाँ के लोगों के, उन पे कब्ज़ा किया गया। उसके अलावा ये भी था कि ये मलीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत वो ज़मीन थी जिसमें जो गरीब लोगों के प्लॉट्स थे वो रखे गए थे, मगर मलिक साहब आपको पता है वो फ़ाइलों को पहिए लगाते हैं, तो सब कुछ मलियामेट हो गया और बहरिया टाउन कराची बन गया। उस बारे में तहकीकाती रिपोर्ट्स भी डॉन अखबार में शाया हुई, मगर मीडिया अमूमन खामोश रहा, कुछ नहीं होता। मगर कल से मीडिया बहुत ज़्यादा जो है बड़ी कवरेज दे रहा है बहरिया टाउन कराची को, और उसकी वजह यह है कि एक महीने से मामला चल रहा था कि जो मकामी गोट के लोग थे वो इस बात पर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बहरिया टाउन वाले उनके घरों को, उनकी तामीरात को बुलडोज़ कर रहे हैं और बहरिया टाउन की सरहदें बढ़ाते जा रहे हैं। जो मलिक साहब का गेम प्लान होता है, जो हमने रावलपिंडी में भी देखा, जो हमने हर जगह देखा, लाहौर में देखा, और हर जगह जब बहरिया टाउन बनता है तो जितनी प्लॉट्स होते हैं उससे 3 गुना फाइलें होती हैं, वो फाइलों SOP होता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन कब्जाई जाती है। यहाँ पर भी कुछ हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी बहरहाल, और 460 अरब मलिक साहब को कहा कि वो जमा करा दे 10 साल के अंदर, जो वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तवार जमा कराए। इस तरह लीगलाइज हो गई, मगर बहरिया टाउन ने अपनी सरहदें बहरहाल बढ़ाते चले गए। कल सिंध की कौम परस्त जमातों ने एक हड़ताल की कॉल दी थी और एहतजाजी मुजाहरा किया बहरिया टाउन कराची के मेन गेट के सामने। हज़ारों की तादाद में सिंध कौम परस्त जमातों के जो कारकुनान और लीडर थे वो आए। उसके बाद ये पुरतशद्दुद हुआ, कुछ लोग अंदर चले गए, वहाँ कुछ अमलाक को आग लगाई गई, बहरिया टाउन का जो गेट था उसको आग लगी। उसके अलावा ATM 2 लुट गए, एक गाड़ी का शोरूम था वो जो है जला दिया गया। उसके अलावा ख़ासी तोड़ फोड़ उनके दफ्तर में भी हुई, और उसके साथ ही जो एक प्लाज़ा था जहाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स थे लाइन से, उनसे भी लूटमार की गई और सिंध हुकूमत हरकत में आई। आपको पता है मलिक साहब की बात है आखिरकार, तो सिंध हुकूमत ने जो पर्चे कर दिए इंसदाद दहशतगर्दी के, 80 से 100 लोगों को कहा जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है और छापे भी मारे जा रहे हैं। जो सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान हैं उनके लिए वारंट उनके निकल चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी का जो दफ़ा है वो भी इंक्लूड की गई है। सिंध एक्शन कमेटी जो है, जो जिस मुजाहिरों में से थी काफ़ी हद तक, तो मुजाहिर उन्होंने भी मजम्मत की है और यहाँ पर हम कहते हैं कि इस तरह की तोड़ फोड़, इस तरह की लूट मार की कोई तशद्दुद की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो है कि जब ये तोड़ फोड़ हुई तो ऐसे लोग इस पर ट्वीट कर रहे थे जिनसे कभी आपने पहले बहरिया टाउन का कोई जिक्र सुना भी नहीं होगा। कुछ तो वो भी इसकी मजम्मत कर रहे थे जो एक हफ्ता पहले दूध बेच रहे होते हैं, फिर घी बेच रहे होते हैं, जो अपनी पेड ब्लॉगर्स वाली चीज़ें। लेकिन सही है, तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद की मजम्मत करनी चाहिए, कवरेज भी करनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा होता, बहुत बेहतर होता कि मुजाहरे क्यों हो रहे हैं उस इशू की भी कभी कवरेज हुई होती।
जो कभी नहीं हुई। ये ऐसा है कि धमाका हुआ, आप धमाके की बात कर रहे हैं, अब ये नहीं कह रहा कि बॉम्ब फटा है। गोठों में जो फायरिंग हुई, बुलडोजर गए वगैरह, उस पे मीडिया की कवरेज नहीं है। लोगों को मारा गया, बुलडोज किया गया, कुछ नहीं हुआ। और ये मीडिया की 90% मीडिया की नजरों से दूर ही रहा है। अब 30 यार अप्रैल कोई को तो वजह होगी, कोई वजह, हालांकि बहरिया टाउन कोई हसास इदारा नहीं है। मैंने आपको बता दिया सर, हसास इदारा क्या बेचता है, क्या हो गया है, मतलब यार, सॉरी इससे यार, ज्यादा अपने इससे अल्फाज ज्यादा हसास कोई चीज नहीं। हाँ सही बात। 30 अप्रैल को जब ये सिलसिला एक बार फिर बुलडोजर आ गए थे, ये हुआ था, थोड़ा सा शोर मचा, सोशल मीडिया पर ही मचा थोड़ा सा, हमने भी इसमें हिस्सा डाला था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी हिदायत देते हैं कि सर आप इलेक्शन रोक रहे हैं। पीपल्स पार्टी शिकारी के साथ भी है, शेर के साथ भी है। एक हफ्ते बाद वो बुलडोजर वापस आ जाते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों की कोई कवरेज नहीं आती, ठीक है। अब जब लोग थक हार कर, ठीक है, जब फाइनली कुछ जमातें उठती हैं, और मेन स्ट्रीम जमातें तो नहीं है ना, कॉम्प्रेस जमातों का मेन स्ट्रीम जमातें तो नहीं कह सकते, तो कोने में होते हैं मेन स्ट्रीम जमातों के अलग डाउन स्ट्रीम जो भी आप कहना चाहें ना, डाउन स्ट्रीम है ना, वहाँ पानी नहीं पहुँचता, ठीक है। वो आते हैं और मुजाहरा करते हैं, और अगेन उनमें कुछ पसंद नासिर हमशूर ज्वाइन हो जाते हैं, और जब लोगों को मौका मिलता है ऐसा ही होता है, अगेन शदीद मजम्मत। लेकिन आपने सिर्फ उसी को कवर किया, बिल्कुल उसी को, तो ना सिर्फ जब ऐसे होगा तो फिर जाहिर है कि कुछ एक आध सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में। प्रॉपर्टी डीलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई कि जनाब वो ये नहीं अभी मैं देख रहा था तो एक प्रॉपर आधे घंटे का चंक था सर। आधे घंटे का चंक था। मेरा ख्याल है कि रेलवे को इतना आपने टाइम नहीं दिया जिसमें 50 लोग जाम बहक हुए हैं। यहाँ पर तो तोड़ फोड़ हुई है, यहाँ पर जलाव हुआ है, यहाँ पर लूट मार हुई है। अच्छा, क्रेडिट गोज टू सिंधी मीडिया कि जिसने सिंधी मीडिया ने बाकायदा इसकी कवरेज की और दिखाया कि क्या हुआ है। ठीक है, बिल्कुल पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए था मुजाहिरा, लेकिन जब तक आप इनके असबाब को नहीं देखेंगे तो इवेंचुअली रिजल्ट यही होगा। यही है ना, यही है। मतलब मुझे लंग कैंसर है लेकिन आप मेरी स्मोकिंग की बात नहीं करते। एग्जैक्टली। बस हो गया यार, हो गया यार, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा नहीं, और इंटरेस्टिंग ये बात भी है ना कि अच्छा उस वक्त भी मैं सिगरेट फूंक रहा हूँ इधर, दो नाक में, दो कान में। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस पर मैं ट्वीट भी की थी ना कि इस पर बात होने वाली है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि मसला क्या है। सर बता के थक हो गए। अगर आप सुनना नहीं चाह रहे या अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे, या जब ये नाम सामने आता है आप यूं कर लेते हैं अस्तगफुरुल्लाह तौबा, तो इसमें आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। अब बंदा और क्या कह सकता है। यार कौन 3.5 मिनट का इश्तिहार रिफ्यूज करेगा। सर इश्तिहार छोड़ दें आप, इस वक्त मीडिया तो है ही, हमने तो पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया ना, मीडिया में तो कोई खबर नहीं आती। आज तमाम सियासी जमातों ने वहाँ जाकर के MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, जो यू नेम द मेजर, वहाँ जाकर उन्होंने मजम्मत की। ठीक है, मजम्मत का मतलब कॉर्नर प्लॉट है सर। कैसी बातें करते हैं। नहीं, इस परचम तले हम एक है यार, ये क्या मतलब। सॉरी, इतना ही है मेरे पास। हमारे गरीब लोग, मैं सोचा था अगर वो अपनी गुर्बत का टीवी पे मुजाहरा करना जरूरी है। अब हर एक ने वहां जाके कहा बहुत जी ये तो बहुत ही गलत हुआ है। उस वक्त जिस वक्त गोट के लोग वहां बेचारे, आप सोचें कि एक गोट के गिर्द दीवार बना दी गई कि वहां से निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा गया, लेकिन मजाल इनमें से कितनी पार्टियां गोट पे गई थी। सर गोट में कौन जाएगा, वो देखें वो जो है वहाँ पर बाकायदा एक मीडिया डेस्क बना हुआ है। अभी आप जाएं बहरिया टाउन कराची, गेट जले हुए गेट से आप अंदर जाएं तो जरा सा आगे जाकर के तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मुंह कैसे बंद होगा। मुझे सीधा बता दो। मुझे ये बता दें कि आपने ही सजेस्ट किया था कि इस बात पे डिस्कस करें कि मीडिया क्यों डिस्कस नहीं करता इस चीज़ को। देखो होता ये था पुराने ज़माने में, बादशाह अपने मुखालिफ का मुंह बंद करने के लिए मोतियों से मुंह भर देते थे। ये बकौल इब्न इंशा मोतियों से इसलिए मुंह भरते थे कि अगर दब भी घुट जाए तब भी फायदा है बादशाह का, वरना वो मोती कीमती हैं तब भी चुप हो जाएगा वो। तो मेरा ख्याल है ये टेक्निक चल मेरा ख्याल है कि इसी बात पर इस सेगमेंट को क्लोज कर दो। मैं समझ तो आ गई यार। आपको और कोई मजीद जरूरत है यहाँ पे क्या यार मतलब क्या। नहीं तुम कह दो। अच्छा तुम्हारी कोई फरमाइश है तो वो भी कह दो। नहीं मेरी क्या फरमाइश, मुझसे पहले जो है तमाम सियासी जमातें जाकर के अपनी वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज चुकी है कि सर मतलब एक कोई पीपल्स एनक्लेव बन सकता है यहाँ पर, एक महाजिर एनक्लेव बन सकता है, एक तहरीक इंसाफ एनक्लेव बन सकता है। हो सकता है कि कल को यहाँ पे आपको नेशनलिस्ट का भी एक एनक्लेव नज़र आ जाए, क्योंकि
मकसद कहने का यही है कि सर जब निज़ाम जो है ना पूरे का पूरा एक माफिया के साथ हो ना, देखो 500 या 1000 सर क्या बात सुनो सर ये बैंक का वो स्क्वायर बैंक का वो काउंटर है कि नाउ सर्विंग नंबर 20, इसका नंबर है नंबर 20,000, बारी नहीं आने वाली है, ठीक है ना, वक्फा ले लो। वेलकम बैक। और पाकिस्तानियों का फेवरेट मशगला क्या है? गद्दार गद्दार खेलना, कि तुम गद्दार हो, तुमने जो है तुम बाहर से फंडिंग ले रहे हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल आपको ये बातें बहुत सुनने को वीलॉग्स में मिल रही होंगी। सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी हमसे पूछा जाता है कि फॉरेन फंडिंग कहाँ है, और सहाफ़ी कहते हैं कि सर हमारा बैंक देख लें, इसमें तो अंदरूनी फंडिंग नहीं आ रही। मतलब फॉरेन फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन पिछले 6 साल से पूछ रहा है एक पार्टी से, वो नहीं बता पाई तो सहाफ़ी कहाँ से पता। बहरहाल लेकिन आजकल आपको पता है सहाफ़ियों पर कड़ा दौर चल रहा है, और खासे जो है आजकल का मुराद ये है कि आजकल हाईलाइट हुआ है, छोड़ दो ना यार, जाने दिया करो कभी। तो गद्दार गद्दार खेल रहे हैं, मगर साथ साथ फिर जब ये हुआ कि सहाफ़ियों ने एहतजाज करना शुरू किया तो सहाफ़त के अंदर से ही कुछ लोगों ने एक्सपोज भी करना शुरू कर दिया। एक्सपोज कि जनाब ये जो सहाफ़ी हैं एहतजाज कर रहे हैं, ये जो है बैरून मुल्क एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये देखें BBC ने खबर लगा दी, और ये जो है ना इसका ये मतलब यही है कि तो भारत एक वीलॉग का बहुत चर्चा है। एक हम न्यूज़ के एक एंकर हैं मखदूम शहाबुद्दीन, जो कि इस वक्त डेनमार्क में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए सहाफ़ियों को। वाइकिंग एजेंट, हाँ वाइकिंग एजेंट उन्होंने एक जो है वीलॉग किया, जिसमें उन्होंने आसमा शिराजी, आप सब जानते हैं आज न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करती हैं, जानी मानी एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके बारे में एक वीलॉग किया और ये साबित करने की कोशिश की कि वो जो हैं असल में भारत के साथ उनका कोई लिंक है। अच्छा, वो लिंक कैसे बनता है? उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है एक फ्रीडम नेटवर्क नामी तंजीम है, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा उनकी एक वेबसाइट है fnpk.org, उसका जो DNS है, यानी जो एड्रेस है, ये बेसिकली DNA कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर ज़बान में DNS वो भारत के साथ मिलता है और वो भारत से चलता है। भारत से वो चल रहा है। अब भारत का नाम आ जाए तो आपको पता है फिर तो देखो यार, मैंने भी जब भारत का नाम सुना मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार वैसे तो मेरा ख्याल था कि मैं आसमा शिराजी साहिबा को जानूं, ठीक है, लेकिन अब ये भी गद्दार निकली। कितनी अफसोस की बात है। हालांकि पिछले सेंसस डेटा के मुताबिक तकरीबन 18 से 19 करोड़ गद्दार हैं इस मुल्क। मजीद की जरूरत नहीं मुझे NDS का पता है। आपको वैसे एक और गद्दारी निकाल दी आपने, इस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। अच्छा, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। इतना तो मुझे गूगल करके पता लग गया, लेकिन मैंने कहा डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? तो मैंने सोचा कि जब बंदे को कुछ नहीं पता होता, जो अक्सर मुझे नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स से सवाल करते हैं जिसको शायद इसके बारे में पता हो। तो एक अब्दुल्ला साद साहब हैं जो CEO हैं WCC F-Tech, एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ मीडिया कंपनी है, पाकिस्तानी है और अभी वैंकूवर शिफ्ट हुए। उन्होंने ट्विटर पर इसका एक थ्रेड किया, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि सर आप हमें भी समझा सकते हैं कि ये क्या होता है? तो पहला मैंने सवाल उनसे पूछा कि अब्दुल्ला साद साहब, ये जो DNS सर्वर होता है ये किस बला का नाम है? सुनिए। सो डोमेन नेम सर्विस को आप ऐसे समझ लें जैसे कि आपकी फ़ोन बुक है। आपने किसी भी इंसान का अगर फ़ोन नंबर डायल करना है तो आप उसके नाम पे क्लिक करते हैं और वो कॉल मिल जाती है। सेम चीज़ इधर होती है। आपके लिए एक वेबसाइट का URL याद रखना तो आसान है, हर वेबसाइट के पीछे जो कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस है वो याद रखना मुश्किल होता है। सो आपका ब्राउज़र IP एड्रेस पे ट्रांसलेट करता है आपकी रिक्वेस्ट को जब आप उसमें किसी भी वेबसाइट का ऊपर URL डालते हैं। सो इस तरीके से ये दैट्स व्हाट डोमेन नेम सर्विस डज। ठीक है, अब अगर इसकी बात समझ आई कि बेसिकली आपकी फ़ोन एड्रेस बुक का लिंक है, लेकिन अगर फ़ोन एड्रेस बुक का लिंक भारत से है तो क्या ये गद्दारी नहीं है? तो फिर मैंने अब्दुल्ला साद साहब से पूछा कि जितने आसान अल्फाज में आप समझा सकते हैं मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई हेरा फेरी है या नहीं है। सो मैंने अपने थ्रेड में 2 चीज़ें
क्लियर करने की कोशिश की थी। एक तो ये कि ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वेबसाइट डिजिटल ओशन के ऊपर होस्टेड है। डिजिटल ओशन मल्टीपल डाटा सेंटर्स ऑपरेट करता है पूरी दुनिया में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। इधर दो पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी होगा कि डिजिटल ओशन जबकि अपना डाटा सेंटर इंडिया में रन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाटा सेंटर ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर आप डिजिटल ओशन की वेबसाइट पे जाएं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी खोल के देखें तो उन लोगों ने बाकायदा अपनी हर साल की एक रिपोर्ट जनरेट की हुई है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि दुनिया की कौन कौन सी गवर्नमेंट्स ने उनके कौन कौन से डेटा सेंटर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट भी है, अमेरिकन भी है, यूरोपियंस भी हैं और भी हैं। और उसमें उन्होंने आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमने कितने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन इन गवर्नमेंट्स के साथ शेयर की है और कितने की इन्फॉर्मेशन हमने डिक्लाइन की है शेयर करने से इन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ, जिसमें यूएस गवर्नमेंट की भी हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी है। पॉइंट बोलने का ये है कि चूँकि ये एक यूएस कंपनी है जिसका एक डेटा सेंटर इंडिया में है, तो इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उस डेटा सेंटर तक। उनको यूएस पेरेंट कंपनी को लिखना पड़ता है कि अगर वो एक्सेस ले सकें किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप दुनिया में कई एक ऐसी वेब सर्विसेज मौजूद हैं जिसमें आप यूएस डेटा पुल कर सकते हैं, जो आपको किसी भी वेबसाइट का बैकग्राउंड बता सकता है कि ये वेबसाइट कब बनी, कहाँ बनी, किसने रजिस्टर करवाई। तो अगर आप इसी वेबसाइट fnpk.org का यूएस हिस्ट्री पुल करते हैं तो आपको ये नज़र आ जाता है कि 2014 में वेबसाइट स्टार्ट हुई, जो कि एक पाकिस्तानी ने की। उसका एड्रेस इस्लामाबाद का था, उसका फ़ोन नंबर इस्लामाबाद का था। सो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये वेबसाइट पाकिस्तान से बाहर से नहीं बनी हुई। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे उसमें नज़र आया कि अगर आप इसी वेबसाइट जिस VPS सर्वर डिजिटल ओशन के सर्वर पे होस्टेड है fnpk.org, अगर आप उस पर रिवर्स सर्च करते हैं कि इस पर और कौन कौन सी वेबसाइट्स मौजूद हैं, तो उस पर एक और NGO की वेबसाइट मिलती है। अगर आप उस NGO की वेबसाइट की हिस्ट्री के अंदर जाके देखें तो आपको ये नज़र आता है कि एक तो वो इसी कंपनी ने बनाई, आदिल रज़ा नाम के साहब ने, जिसने fnpk.org रजिस्टर करवाई थी। ना सिर्फ ये, और जो दूसरी कंपनी है वो PKNIC के ऊपर रजिस्टर्ड है। आप PKNIC मतलब .pk का उसके आखिर में URL लगता है। जब आप .pk पे कोई चीज़ रजिस्टर करवाते हैं तो PKNIC का तरीका वेबसाइट पे रजिस्टर कराने, वेबसाइट URL लेने का ये होता है कि वो आपको SMS भी करते हैं आपके फ़ोन नंबर पे, लोकल पाकिस्तानी नंबर पे। मेरे ख्याल है उस पर आपका CNIC भी इस्तेमाल होता है। सो इससे ये तो साबित होता है कि जिस इंसान ने या जिस कंपनी ने ये वेबसाइट रजिस्टर करवाई थी उस दूसरी NGO के लिए, वो लोकल है, पाकिस्तानी है, और सेम इंसान fnpk.org भी रजिस्टर करवा रहा है। तो फिर उसमें इस चीज़ का कोई शायबा नहीं बचता कि ये वेबसाइट बाहर से रजिस्टर हुई या बाहर से चल रही है, इसका एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। हाँ, जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई उन्होंने जो डेटा सेंटर इस्तेमाल किया इवेंचुअली वेबसाइट होस्ट करने के लिए, वो डिजिटल ओशन का इंडियन डेटा सेंटर था। उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक US कंपनी है, वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स ऑपरेट करती है पूरी दुनिया में। और ठीक है, अगर उनका डेटा सेंटर इंडिया में हो भी सही, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता टुवर्ड्स इट्स डेटा। दैट वुड बी अ ह्यूज स्कैंडल इन इटसेल्फ। मतलब कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक दो और मिसालें भी दे देता हूँ। इज़हारुल्लाह साहब हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए काम करते हैं। तो जब ये खबर आई और फिर वो बॉट सारे इसको ट्रेंड करने लग गए, ये नाम आसमा शराजी एक्सपोर्ट, शहाब लीक्स वगैरह वगैरह, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं ज़रा 2-3 और भी वेबसाइट्स चेक कर लूँ। तो इज़हारुल्लाह साहब ने insaf.pk की वेबसाइट को चेक किया और इनके DNS पैकेट्स के मुताबिक ये तो सारे का सारा कहाँ से होस्ट हो रहा है, US से होस्ट हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि PTI CIA के लिए काम करती है? क्या वो बाइडेन की हुक्म मानती है? जाहिर है नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई PTI। फिर है एक हमजा अजहर सलाम साहब, जो भी सहाफ़ी एडिटर हैं द पाक डेली के। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शहाब साहब की इंतहाई मुहिब्बुल वतन वेबसाइट जो है मखदूमशहाब.com, उस पर DNS सर्च की, और उसकी DNS सर्च में क्या आता है ज़रा अगली 2 सफ़े हमें दिखा दें DNS की, कि उनका भी DNS का एक सर्वर कहाँ है, इंडिया के एक शहर कोटा के नाम पे। अच्छा, एक आयरलैंड में भी है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि शहाब साहब IRA के लिए काम करते हैं या आयरिश हुकूमत के लिए काम करते हैं। हमजा साहब ये भी इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये बताने का या सामने लाने का ये मतलब नहीं है कि शहाब भाई भी कोई भारतीय एजेंट हैं
सिर्फ इतना कहने का मकसद है कि अगर आपके पास आईटी की नॉलेज नहीं है, और बहुत लोगों के पास नहीं होती, मेरे पास नहीं है, शायद हम में से तीनों में से किसी के पास नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई हाफ बेक्ड आइडिया लेकर लोगों के ऊपर इस किस्म के संगीन इल्जाम। आजकल मौसम चल रहा है, मौसम चल रहा है। अच्छा, लेकिन मौसम का मसला है ना कि जब बारिश पड़ती है ना सर, सब पे पड़ती है। तो अगर मैं चाहूँ जैसे कुछ लोगों ने इंटरनेट पर किया है, ये सैयद इरफान शराजी साहब है, तो उन्होंने कहा कि सर अगर ये गेम खेलनी है तो फिर सब ये गेम खेल सकते हैं। तो एक तस्वीर लगाई शहाब साहब की, अगर वो स्क्रीन हम लगा दें, और ये उन्होंने एक वीडियो इनफैक्ट बनाया है, और उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक कैमोफ्लाज वाली वर्दी पहनी, उसके साथ उन्होंने कहा कि यार कौन सी कैमोफ्लाज वाली वर्दी है, ये तो बिल्कुल लगती है भारत वाली वर्दी। तो अगर इनकी तरह हम गेम खेलना चाहें तो क्या मैं अभी कहूंगा कि सर ये तो फिर प्रूव हो गया है सर, अब इसके ऊपर आप वो सबूत का लाल दायरा खींचने और 3-4 एरोज बना दें तो मैं भी एक वीलॉग कर लूंगा। अच्छा, फिर उल्टा मुझे कोई कहेगा कि सर ये आपके जो मास्क है जो आप ऑफिस से बाहर पहन के हैं, ये भी तो वही है ना यार, तो फिर क्या हम सब गद्दार हैं? ये बीएसएफ वालों ने तो नहीं दिया तुमको? वो पता नहीं, मैं ऑन एयर तो नहीं बताऊंगा ना सर, आप मेरे डीएनएस सर्च करें, ठीक, फिर आपको पता इसकी वेबसाइट का डीएनएस, मेरी वेबसाइट का डीएनएस सर्च करें, मेरा डीएनए सर्च करें, और अगर मेरे डीएनए में भी कहीं ना कहीं से इंडियन डीएनए निकला है तो फिर आप मुझको फांसी दे दो, मैं तो कहता हूँ सबको। सो दैट्स अबाउट इट यार। आई मीन देखो, माना कि आपको हिट्स चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, आपको रीट्वीट्स चाहिए, लेकिन और भी बेहतर तरीके हैं। किसी को गद्दार, किसी को गुस्ताख या किसी के जान को खतरे में लाने से बेहतर है कि थोड़ी सी कम हिट्स ले ले उसने। गद्दार सीजन चल रहा है यार, गद्दार सीजन चल रहा है, और वो लेकिन पॉइंट है कि सीजन सब पे चलता है ना। नाक़दीन कहेंगे तो क्या हुआ, मतलब जब इस्टेब्लिश हो चुका है कि भाईजान के है, तो मतलब ये कौन सुनता है यार, मतलब कि डीएनएस यार, आपको पता है कल को आप देखिएगा, आपके बारे में भी एक वीलॉग आएगा कि भाईजान आप, मैंने तो सबूत भी पेश कर दिया ना, ये है ना मेरे पास सबूत, ये तो, और वो यूनिफॉर्म भी दिखा रहे थे, रवांडा की मिलिट्री बिल्कुल ऐसी ही पहनती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आपकी हसरत की वजह से कोई आपको गद्दार नहीं कहेगा, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब खाया जाएगा। चलो ठीक है यार, अभी फौरी तौर पर ये फरमाइशी प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता, सॉरी, चलो बहुत सारे लोग क्यू में हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।